Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punish Our Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका जनरल साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। ये आपका 24 क्वेश्चंस का पूछा जाना है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज है सेक्शंस में। और अभी हम साल को पढ़ने लग रहे हैं। इससे पहले आपकी साल की एक क्लास हुई है और अभी तक आपकी टोटल 24 क्लासेस हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से करते हुए आना, कहीं ना कहीं चीज़ आपकी ना रिलेटेड आपको मिलेगी। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं खैर आज का सेशन। और आज आपकी क्लास नंबर 25 है। इससे पहले 24 क्लासेस अगर आपने नहीं की हैं तो जाकर के करके आओ। और आज हम देखो यार क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमें मेनली पढ़ना है यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है ना, इनके बारे में क्या इनमें डिफरेंस है, क्या टाइप्स हैं। और फिर हम चलेंगे सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। और बेसिकली मैंने देखा है बच्चों को ना एक दो चीज़ें पता नहीं होती हैं और वो सीधा रट्टा मारते हैं कि चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया। बट ये क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गेनलीज क्या है, इनके बीच में आपको बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। कुछ बच्चों को नहीं पता होता। खैर, यहाँ पर हम ये आप हाँ अब देखो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होगे ये क्या बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने आपको एक बात बताई थी कल की जो अपने कई सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने जो चीज़ों को डिस्कवर किया, तो वो पहले इतनी ज़्यादा एडवांस थे नहीं, वो सारे के सारे माइक्रोस्कोप। और आपने देखा भी होगा कि पहली बार जब आपकी डेड सेल को यहाँ पे डिस्कवर किया था, कॉर्क सेल्स, कॉर्क की जो आपकी बेसिकली सेल्स थी रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने जो है बाहर बाहर की सेल वॉल तक इसको देख पाया था, अंदर नहीं देख पाए थे वो उसके, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, अब जो आपका रिसेंटली यूज़ होता है ना डिस्कवरी के लिए या फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, वो कौन सा यूज़ होता है आपका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी हम अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना कि एक सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, ये होता है, वो होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इसी में ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे डिस्कवरी किसने की, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये किया था नॉल एंड रस्का ने, ठीक है। डिस्कवरी नहीं और बेसिकली इसे बनाया था, ठीक है। तो याद रखना कि इसको डेवलप किसने किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नॉल एंड रस्का ने किया था। 1932 में जो है इसकी डिस्कवरी की गई थी और पहली बार इसको यूज़ किया गया 1940 में, ठीक है, यानी कि 1940 में, ठीक है। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आगे आपकी चीज़ जुड़ेगी कि हुआ क्या जब आपका ये सब यहाँ पे डिस्कवरी होने लगी तो फिर हमें पता चला कि भाई सेल के अंदर तो क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। अच्छा, ऑर्गेनेलीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी टेंशन नहीं लेना, कोशिकांग होता है ये आपका। अब बेसिकली सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, एक बात समझना। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था, हमारी बॉडी में जो है ना हर काम अलग अलग सेल करती है, ठीक है, सेल करती है। या फिर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अगर हमें कोई चीज़ उठानी है तो हम हाथ का यूज़ करेंगे। या फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। जैसे मैं अगर आपसे टाइप ऑफ सेल्स की यहाँ पे बात करता हूँ, जाइमोजन सेल्स होती हैं अपने पेट में, जैसे अलग अलग सेल्स होती हैं, जाइमोजन सेल्स होती हैं पेट के अंदर जो कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यहाँ पे सिक्रेट करने का काम करती हैं। तो यानी कि आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई कि अरे बॉडी में क्या हो रहा है सर, कि कई सारी जो है सेल्स हैं, कई सारे ऑर्गन्स हैं, अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ऐसी ही जो आपकी सेल होती है ना, ऑर्गन का मतलब देखो बॉडी में क्या होता है, आपका ऑर्गन होता है। ऑर्गन का मतलब क्या होता है, अंग होता है, ठीक है। अंग क्या है भाई, ऑर्गन है। तो बॉडी में तो ऑर्गन है, लेकिन जब हम सेल की बात करते हैं ना तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर भी आपके अलग अलग काम करने होते हैं, ठीक है। अलग अलग काम करने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि सेल में जो वेस्ट वाली चीजें, वेस्ट होता है सेल का, वो कौन निकालता है, लाइसोसोम निकालता है, ठीक है। तो लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ये फटता रहता है। तो इसके बेसिक फंक्शंस हैं कुछ, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस कराना है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपकी अलग, यहाँ पे एक अलग काम कर रहा होगा जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं, ठीक है। प्लांट की, अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। और अगर हम यहाँ पे एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे राइबोसोम होगा। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो आपको एक चीज़ अब समझ में आ रही होगी, अगर ये टर्म्स नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि यार यहाँ हो क्या रहा है। इस सेल के अंदर भी कई सारे यहाँ पे क्या है, आपके कई सारी चीज़ें हैं जो कि अपने अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब सेल के अंदर जो आपके फंक्शंस करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, या फिर कहीं कहीं आपको अकेला ऑर्गेनेलीज भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑर्गेनेली, तो कौन सा लिख के बताओगे भाई। उसमें आपको राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम दिया रहेगा और आपको फोर्थ ऑप्शन दे देगा हर्ट, ठीक है। तो क्या टिक करके आओगे भाई, कौन सा नहीं है, तो हर्ट नहीं है।
क्लियर हो पा रही है? तो सेल के जो पार्ट होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? और बेसिकली ये सब क्या है? राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये और आपका लाइसोसोम है। ये सब होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है? इनको क्या बोला जाता है? माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। अरे बोलो, क्लियर है क्या? सभी समझ में आ गई क्या चीज़ें? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, ये तो सेल का पार्ट है। अब आप कहोगे सर ऐसे, लेकिन आपने तो कहा था सेल होती है बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि सेल जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी की। तो डियर हाँ, अब सोचो, मैंने आपसे बोला हमारे घर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? दीवारें जो बनी हुई हैं उसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? ब्रिक बोलोगे। ब्रिक बोलोगे ना, या फिर ये बोलोगे ब्रिक किससे बनता है? मिट्टी से बनता है ना? तो आप ये तो नहीं बोलोगे सर ये जो है आपका क्ले से बना हुआ है, तो क्ले हमारा यूनिट होगा। नहीं, क्ले को हमने यहाँ पे यूज करके जो बेसिक यहाँ पे मटेरियल यूज किया है ना वॉल बनाने में, वो है ब्रिक। ऐसे ही सेल के अंदर हमने क्या किया है? सेल के अंदर कई सारे यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो हर सेल में काम कर रहे होते हैं, और इनसे मिलकर के क्या बना है? सेल। और सेल से मिलके क्या बनता है? सेल से मिलके बनता है आपका टिश्यू। ध्यान देना, टिश्यू से आपका क्या बनता है? फिर टिश्यू से बनता है देखो, टिश्यू से आपका बन जाता है क्या? ऑर्गन्स, ठीक है? ऑर्गन्स। तो ये जो आपके ऑर्गन्स होते हैं ना, यानी कि हमारी बॉडी के जो अंग हैं, वो किससे बने? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। अगर आपका फिर पूछ लिया जाए कहीं सेल किससे बनी होती है, तो सेल बनी होती है ऑर्गेनेलीज से, ठीक है? तो ये आपका थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जो अक्सर आपको पता होनी चाहिए, और आपको अगर चीजें पढ़नी है ना प्रॉपरली, तो ये माइंड में होना चाहिए, एक प्रॉपर चार्ट होना चाहिए। माइंड में जब प्रॉपर चार्ट होता है ना, तो चीजें याद करने में, नोट्स बनाने में बहुत ईजीनेस हो जाती है, राइट? तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। मैंने कल आपको याद होगा यूनिसेलुलर और फिर मल्टी सेलुलर सेल्स बताई थी। यूनिसेलुलर सेल्स का मतलब और मल्टी सेलुलर का मतलब ये था कि भाई एक सेल से बना है तो यूनी, और एक से ज़्यादा से तो मल्टी, यानी कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हमने क्या कर दिया? डिवीजन करा दिया। लेकिन अब आपका सेल का डिवीजन एक और तरीके से भी होता है। यहाँ पे क्या किया हमने? सेल का डिवीजन, ये डिवीजन वर्ड फिर से गलत हो जाएगा, ठीक है? सेल का हमने यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन कराया, और इसे क्या बोल दिया हमने कि एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे प्राक केंद्र की बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? प्राक केंद्र की, केंद्र की। तो ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ डिफरेंस क्या क्या होता है एक बार देखना जरा आप यहाँ पे, अगर इस फिगर को ध्यान से देखोगे, डिफरेंस आपको इतना ज़्यादा इसमें नोट डाउन कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। ये सेल है, और यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस करोगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये क्या है? आपका न्यूक्लियाइड है, ठीक है? क्या है ये? आपका न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब क्या होता है भाई? कि इसमें एक तो पहली बात आपका सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? सिंगल डीएनए, यानी कि बस एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इसको देखना ध्यान से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यूकैरियोटिक सेल, ये होगी प्रोकैरियोटिक। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में आप देख पा रहे होगे ये क्या है? बीच में एक न्यूक्लियोलस पड़ा है, ठीक है? अब ये पूरा का पूरा और क्या होता है? जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अब आप देखोगे कि सर ठीक है, इसमें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है, न्यूक्लियस के अंदर इसमें एक न्यूक्लियोलस भी है, ठीक है ना? न्यूक्लियोलस क्या होता है? वो रीजन होता है जहां पर आपके राइबोसोम बन रहे होते हैं। ध्यान देना वर्ड्स को, क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोलस वो रीजन है जहां पर राइबोसोम फॉर्म हो रहे होते हैं। अब आप इस न्यूक्लियस को देखोगे तो इस न्यूक्लियस को कवर करती हुई एक आपको लेयर दिख रही होगी, ठीक है ना? ये क्या हो जाती है आपकी? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखो यहाँ पे, ये क्या हो जाती है? आपकी न्यूक्लियर एनवेलोप, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर एनवेलोप होती है। और ये है क्या? एक मेम्ब्रेन है जो कि आपके न्यूक्लियस को यहाँ पे क्या कर रही है? कवर किए हुए है, ठीक है? देख रहे हो, ये आपका एक न्यूक्लियस बना हुआ है, इसके ऊपर से ही देख रहे हो पूरी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पूरी एक कवर करके है इसको। इससे होता क्या है कि जो आपका मटेरियल, इसका जो मटेरियल है ना, वो जो जरूरी होता है प्रोटीन, इसमें क्या होता है बेसिकली? छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स रहते हैं, होल्स रहते हैं। तो जो प्रोटीन की ज़रूरत है या फिर जिस मटेरियल की ज़रूरत है, वो आपका अंदर आ सकता है, या फिर जो मटेरियल की इसको ज़रूरत नहीं होती न्यूक्लियस को, वो बाहर भेज सकता है, ठीक है? तो बढ़िया से एकदम प्रोटेक्टेड अपना ये बना हुआ है, और इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। तो ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना प्रोकैरियोटिक सेल को, तो मुझे दिखता है कि यार इसमें तो ये बस ऐसा पड़ा हुआ है मजे में, न्यूक्लियाइड जो है उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं, बस ये मजे में पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो डीएनए है वो भी एक सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए है। अच्छा, डीएनए वाली चीज़ और दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या है? आपको क्रोमैटिन दिखेगा, यानी कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो चीज़ें हैं,
ये क्या है, आपका क्रोमैटिन कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, डीएनए होते हैं, डीएनए के कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, याद रखना। इसमें क्या होते हैं, डीएनए के मैनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नोट डाउन कर लो, मतलब सिंगल, एक से ज़्यादा होते हैं। और इसमें साथ के साथ क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो मैंने आपको बताया ही सही अभी, ठीक है। तो प्रोटीन और डीएनए को अगर आप मिला के बोलना चाहो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन बोल देते हैं। ये वर्ड एक तो नोट डाउन कर लो अभी, ठीक है। क्या होता है आपका क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का मतलब डीएनए, और उसके साथ के साथ जो आपके प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं ना, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रोमैटिन बोल देंगे। अरे बोलो हाँ। तो यहाँ पर पहली बात तो यह है कि आपको देखो, ये आपको यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे क्रोमैटिन नहीं दिखेगा, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए प्लस का प्रोटीन। तो यहाँ पे एक तो क्रोमैटिन एब्सेंट हो गया प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरी बात हो गई कि इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और ना ही इसमें आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा होगा। ऐसा कोई रीजन यहाँ पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल सेंटर में ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस ये तो आपका न्यूक्लियोइड पड़े हुए हैं मुझे में ऐसे ही बीच में साइटोप्लाज्म के अंदर डले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होता, क्या होता है आपका, एक बार नोट डाउन करो। जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या फिर आपका न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपकी, मेम्ब्रेन ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। समझ गए क्या, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर जिसे हमने अभी एनवेलॉप बोला था, ठीक है, यानी कि जो कवरिंग है ना न्यूक्लियस के आसपास, वो नहीं होती इसमें। तो डिफरेंस समझ में आया, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस क्या होता है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। तो याद रखना, न्यूक्लियस के आसपास हमेशा एक एनवेलप प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके काफ़ी सारे डीएनए होते हैं, और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए होते हैं उनके आसपास, और क्या होता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है, जिसमें क्रोमैट, जिसे हम मिला करके क्रोमैटिन बोल देते हैं। तो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होता है, न्यूक्लियोइड में क्रोमैटिन नहीं होता है, ठीक है। एक तो और आपकी फिर ये कवरिंग वाली बात हो ही गई। अच्छा, और ये जो आपकी प्रोटीन होती है ना डीएनए के साथ, मैंने जो क्रोमैटिन वाली बात बताई आपको, इन प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये भी ऐड कर लो यहाँ पे, प्रोटीन ये कौन सी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, क्लियर है। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है आपका, क्रोमैटिन में क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स। खैर इसको हम आगे भी चल के कवर करेंगे, लेकिन अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है क्या, अगर मैं आपसे बात करूँ न्यूक्लियस की, तो आपके माइंड में क्या पिक्चर बननी है, अगर मैं आपसे बात करूँ न्यूक्लियाइड की, तो यहाँ पर आपकी माइंड में जो है क्या पिक्चर बननी है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, न्यूक्लियस में आपकी कई सारी चीज़ें हैं, डीएनए इसके अंदर होता है, डीएनए आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे चिपका नहीं होता कहीं एक दूसरे से, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जबकि जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड, इसमें आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए भी देखो ऐसा ही पड़ा है आपका साइटोप्लाज्म के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसा ही है। तो ये होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस, जो सबसे मेजर डिफरेंस है, वो तो यही है कि इसमें होते हैं न्यूक्लियोइड, उसमें होते हैं न्यूक्लियस। अब जब मैं आपसे न्यूक्लियोइड बोलूंगा, तब आपके माइंड में भी पिक्चर समझ में आ रही होगी न्यूक्लियोइड क्या होते हैं। जब मैं न्यूक्लियस बोलूंगा, तब भी आपको क्लैरिफाइड हो जानी चाहिए चीज़, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी ना। चलो, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाई देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट को यहाँ लिख रहा हूँ, यूकैरियोट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला वाला डिफरेंस होता है राइबोसोम में। देखो आपने देखा होगा भी, राइबोसोम तो प्रोकैरियोट में भी है, यहाँ पर देख रहे हो ना, राइबोसोम आपके यहाँ भी है। लेकिन ये जो राइबोसोम होते हैं ना, इसके राइबोसोम कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, और इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70s होता है, ठीक है। जबकि जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं, वो आपके 70s भी होते हैं कुछ में, और बाकी 80s देखने को मिलते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये होता है आपका यूकैरियोट्स में। बाकी 70s और 80s क्या है, आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वहां समझाऊंगा, ठीक। तो टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल इसको थोड़ा सा नोट डाउन करते जाओ बस। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आपने देखा साइटोप्लाज्म में आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया देखा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ध्यान देना, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। तो एक्चुअली मुझे इसी साइड लिखना चाहिए, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका यूकैरियोटिक सेल में होता है। फिर आपका गोल्जी एपरेटस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, वो भी यूकैरियोटिक सेल्स में ही देखा जाता है। और ऐसे यार बहुत सारे हैं, जैसे वैक्यूल्स की बात करूं, तो वैक्यूल्स में एक होती है सेप वैक्यूल्स, ठीक है। सेप वैक्यूल्स भी आपकी जो है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। एक बार मैं आपको बस फिगर ही दिखा देता हूँ, वही आपके लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। देखो यहाँ पे जैसे गोल्जी एपरेटस है, यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई सारे आपके यहाँ पे क्या है, चीज़ें हैं जो, देखो ये वैक्यूल है, तो ये वैक्यूल क्या होती है, सैप वैक्यूल होती है। यहाँ पे जो हमें देखने को मिलती है वो सैप एंड गैस वैक्यूल दोनों देखने को मिलती हैं। जबकि आपकी जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, इसकी वैक्यूल्स जो होती हैं,
इसमें कौन सी वैक्यूल्स होती हैं, इसमें ओनली गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक डिफरेंस ये भी है इसका, ठीक है। और सेल साइकिल भी इसकी छोटी होती है, न्यूक्लियस इसमें है नहीं। बस यही एक कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो। 2-3 मैंने लिखवाई दिए। फिर अगला लिख लो यहाँ पे तीसरा, कि इसमें इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियाइड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होते हैं और आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि आपके जो यूकैरियोटिक हैं उसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें आपका क्या होता है, डीएनए जो है वो आपका सिंगल मॉलिक्यूल होता है। डीएनए कैसा होता है, सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए होता है, और वो भी आपका डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है। लिखो डायरेक्टली कांटेक्ट विथ इन कांटेक्ट विथ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये आपका साइटोप्लाज्म में ही डला रहता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जबकि जो यूकैरियोटिक का डीएनए है वो आपका क्या होता है, मोर देन वन, यानी कि डबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, या फिर आपका डबल मॉलिक्यूल, या फिर इससे मोर देन भी हो सकता है। और बाकी ये जो होता है आपका अलग से स्पेशली होता है, स्पेशली प्रेजेंट इन डी आपका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। स्पेशली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में जो है अलग से ही आपका प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म में तैर रहा है आराम से, ठीक है। तो न्यूक्लियस में प्रोटीन के साथ में ये प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पूरा मिला के क्रोमेटिन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। तो क्लियर हुआ क्या प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं और बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। अच्छा, आपको ये भी तो समझ में आया होगा कि यार अगर यहाँ पे आपका सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, क्या है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। जबकि आपका जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें आपका सिंगल क्रोमोसोम नहीं, कई सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमंस में तो चलो ये बताओ, ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कमेंट करके बताओ। चलो, अब क्या होता है यहाँ पे, ये चीज हो गई। और एक चीज और यार याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लो, बहुत बार पूछा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक है। क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गाई। और इसका एक नाम और है जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। नोट डाउन करो यार, ये क्वेश्चन ना पता नहीं क्यों इतनी बार पूछते हैं। इसको एक बार कलर चेंज करो, देखो साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसे नोट डाउन कर लेना। और बाकी आपका आर्क बैक्टीरिया हो गए, ये भी प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, ठीक है। आर्क बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियाज हो गए कई सारे, ये सारे के सारे आपको प्रोकैरियोट्स ही मिलेंगे। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। अब यार यूकैरियोटिक में और पंगा, यूकैरियोटिक जो है अब आपका फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होती है एनिमल सेल और एक होती है आपकी प्लांट सेल, ठीक है। क्या होती है, एक होती है प्लांट सेल। तो इसका क्लासिफिकेशन भी हमें देखना पड़ेगा। क्या बात हो गई, अब ये जो आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, देख पा रहे हो क्या है ये आपकी यूकैरियोटिक सेल। इन्हें हमने आगे फर्दर चल के दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हमने क्या बोल दिया कि भाई एक हो गई एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। लेकिन ये हम इसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जब ऑर्गेनेलीज को हम अच्छे से समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे, ऑर्गेनेलीज को। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सेल के पार्ट। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनेलीज के बारे में, इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बहुत ही यार मतलब ये समझ लो कि अगर ये चीज़ ना, आपको मैंने देखा कई सारे बच्चे ना इसे समझने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी, चीज़ों को बिल्कुल जोड़ते हुए चलना है इसमें अब, ठीक है। देखो, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं, आपने देखा यार ये जो अपना यूकैरियोटिक सेल्स है ना, इसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करना चाहें तो हर एक सेल में तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। कौन कौन सी तीन चीजें देखने को मिलती हैं भाई, एक होता है आपका सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल बोल दो, या फिर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीन चीजों में से एक चीज तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। चाहे कोई सी भी सेल उठा लो आप, एनिमल सेल उठा लो, प्लांट सेल उठा लो, इनमें से कोई एक ना एक चीज मिल जाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है, और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। क्या आता है आपका, न्यूक्लियस। तो ये हम बेसिकली यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक को छोड़ दो बस, उसकी आपने देख लिया डिफरेंस क्या होता है, भुला दो उसको बस। अब आ रहे हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। फिर उसमें होता है आपका न्यूक्लियस, और इसके बाद में आपका होता है एक साइटोप्लाज्म, ठीक है।
क्या होता है साइटोप्लाज्म। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये आपको मैं सेल दिखा रहा हूँ, इसमें देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं बात करूँ इसका, बस एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ इस यूकैरियोटिक सेल का, तो मैं कहूँगा ठीक है यार, ये तो सबसे बाहर या तो आपको सेल वॉल मिलेगी, और अगर प्लांट सेल है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। और अगर आपका एनिमल सेल है तो उसमें आपको सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन थोड़ी पतली होती है, सेल वॉल थोड़ी थिक होती है, और बात करेंगे आगे चल के। फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, और फिर यहाँ बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये होता है बेसिक, यानी कि ये तो हर किसी में होगा ही होगा। क्लियर है। तो सेल ऑर्गेनिली सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो तीन चीजें आपकी होती हैं, उसमें होती हैं, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, देन आपका साइटोप्लाज्म हो गया। अब हमें इन्हीं पे बात करनी है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो चलो एक चीज, फिर हमें बात करनी है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, फिर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज आती हैं, क्या क्या इसमें आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं जिनके कुछ फंक्शन है अलग अलग, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। समझ पा रहे हो क्या? माइंड में ये ग्राफ जो है अपना बैठाते जाना, सर ये जो आपका चार्ट है वो बैठाते जाना ध्यान से, ठीक है। अब मैं आपको इन ऑर्गेनेलीज में एक चीज पे लेके चल रहा हूं, यहाँ पे अब नोट डाउन करो। एक जो सेल होती है ना, ये जो सेल है हमारी, हमने देखा इसके स्ट्रक्चर में तो तीन चीजें हो गई, लेकिन दो चीजें और होती हैं एक सेल में। एक होता है आपका लिविंग पार्ट, क्या होता है, एक आपका लिविंग पार्ट होता है, एक होता है नॉन लिविंग पार्ट। क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है। और इससे आपको मैं ये भी समझा रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपकी किसके अंदर होती हैं। तो भाई ध्यान से देखो यहाँ पे अब, तो देखो यहाँ पे लिविंग पार्ट में क्या क्या आता है और नॉन लिविंग पार्ट में क्या आता है, और इससे आपको पता चलेगा ये चीज़ कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये आइडिया भी हो जाएगा। लिविंग पार्ट में सबसे पहले आ जाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग पार्ट होती है, जबकि जो आपका सेल वॉल होती है ना, वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। तो याद रखना सेल वॉल कैसा है, नॉन लिविंग पार्ट होती है ऑफ अ सेल। और यहाँ पर मैं जितने भी पार्ट्स बता रहा हूँ वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप है, यानी कि वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मतलब किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं कोई ऐसा क्लासिफिकेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला ऊपर भी, जब हम ये सब समझ लेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि एनिमल सेल में ये होता है, प्लांट सेल में ये सब होता है, ठीक। चलो, देन सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है वो भी कैसा होता है, लिविंग होता है। थर्ड नंबर पे आपको मैंने बताया था साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है ये भी लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल होता है, और इसके अंदर हमें यार देखो बेसिकली 8 चीजें पढ़नी होती हैं, जिसमें से 7 चीजें यानी कि 7 पार्ट जो है ना साइटोप्लाज्म के, टोटल देखो 8 पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। अगर हम एनिमल और प्लांट सेल दोनों को मिला के देखें, कितने होते हैं, टोटल 8 पार्ट होते हैं, जिसमें से 7 पार्ट आपके क्या हैं, ये है आपके लिविंग, और एक पार्ट होता है नॉन लिविंग। तो देखते हैं फटाफट से। पहला पार्ट इसमें हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। अब क्या क्या ये चीजें होती हैं ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। ईआर हो गया, ईआर में इसमें आपका फर्स्ट हो जाता है स्मूथ ईआर, ठीक है। पहला वाला होता है बेसिकली एस ई आर, जिसको हम स्मूथ ई आर बोल देते हैं। दूसरा टाइप इसका होता है रफ ई आर, ठीक है। इसी का ये टाइप है, इसको आप ए बोल दो, चलो ठीक है, ए और बी। एक होता है आपका स्मूथ, दूसरा होता है रफ ई आर। देन आपका यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी क्या होता है, लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल होता है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो गोल्जी एपरेटस हो जाता है। क्या हो जाता है, गोल्जी एपरेटस, एपरेटस, ठीक है। तो ये भी आपका लिविंग पार्ट में आता है, और ये किसका पार्ट है, ये है आपका साइटोप्लाज्म का एक पार्ट। देन फोर्थ नंबर पे आपके राइबोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, राइबोसोम्स। फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा लाइजोसोम, ठीक है, लाइजोसोम्स। देन सिक्स्थ नंबर पे आपका आ जाता है सेंट्रियोल्स, ठीक है। क्या होते हैं ये आपके सेंट्रियोल्स। अब ये जो सेंट्रियोल्स है ना, ये अकेले एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। किसमें होते हैं ये, अकेले एनिमल सेल में। अब पता चल रहा है एनिमल सेल में होता है, यानी कि इसका मतलब ये प्लांट सेल में नहीं होता है। देन सेवंथ नंबर पे आपका आ जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं ना वो आपके अकेले प्लांट सेल में होते हैं, ये प्लांट सेल में होते हैं, यानी कि आपका एनिमल सेल में नहीं होंगे। तो यहीं से आपका बेस तैयार हो जाएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस का, समझ रहे हो। तो ये तो आपकी 7 चीजें हो गई साइटोप्लाज्म की, जो कि लिविंग में है। लेकिन इसका एक एट्थ पार्ट होता है, तो यहाँ पे इसका तो सेकंड हो गया, बाकी आपका ये पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, जो होती है आपकी वैक्यूल्स, ठीक है।
क्या होती हैं वैक्यूल्स? मैंने बताया ना, दो टाइप की वैक्यूल्स होती हैं, एक होती है सैप वैक्यूल, एक होती है गैस वैक्यूल। तो ये भी मैं आपको समझा दूंगा क्या सैप है क्या गैस है। देन आपका थर्ड नंबर का जो नॉन लिविंग पार्ट होता है वो हो जाता है ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्या होते हैं ये? ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट भी आपका कैसा होता है? नॉन लिविंग पार्ट होता है किसी भी सेल के अंदर। तो अब आप समझे, हमें इन सब की डेफिनेशंस और पढ़नी है, जहां से जो जो क्वेश्चंस बने हैं अब तक, बस इतना पढ़ लेंगे तो हमारा जो सेल है वो फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको सेल डिवीजन में बताऊंगा माइटोसिस की प्रोसेस क्या है, मियोसिस की प्रोसेस क्या है। क्लेरिफाई हो रही है बात? तो एक एक करके शुरू करेंगे। तो ये सेल हो गई। अब समझ गए ना आप हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिविंग पार्ट होता है, क्या नॉन लिविंग पार्ट होता है किसी भी सेल का। नोट डाउन कर लो इसको, ये जो आपका बेसिक चार्ट बनेगा ना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको चीज़ों को समझने में। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहला जो हमारा पार्ट हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया तीन पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। पहला होता है आपका यहाँ पे आप इसको सेल वॉल बोलो या फिर आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं सेल को उठा रहा हूँ 1A, और सेल मेम्ब्रेन को बोलूंगा 1B। ठीक है, तो 1A में हम क्या बात कर रहे हैं? सेल वॉल की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे सेल वॉल की बात करता हूं ना, तो ये बहुत ही क्या होता है? एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बहुत ही ठोस स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसी भी सेल के बाहर बना होता है। जैसे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका, अभी मैं आपको बताऊंगा ठीक है आगे चल के। यार ये पाया जाने वाली बात भी काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात क्या हो गया, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और जैसे जो सेल्स होती है ना, इनको बाहर के अटैक से बचाता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, तो बहुत मोटा होता है ये, और ये आपका क्या होता है? एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। कैसा होता है ये? नॉन लिविंग पार्ट होता है किसी भी सेल का। ठीक है, अब ये कहाँ पर पाया जाता है ना? तो ये जो सेल वॉल्स होती हैं ये हमारी दो जगह नहीं पाई जाती। कहाँ पर? एनिमल्स में नहीं पाई जाती, प्रोटोजोआ में नहीं पाई जाती। ठीक है, एनिमल्स में और प्रोटोजोआ में। तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? आपके बचते हैं प्लांट्स हो गए, ठीक है, फंजाई हो गई, फंजाई में पाया जाता है, याद रखना क्वेश्चन ये स्पेशली पूछा गया है फंजाई का। देन बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में आपका सेल वॉल पाई जाती है। एल्गी हो गई, एल्गी में पाई जाती है। देन आपका कुछ एर्काइज हो गए, उनमें भी ये आपकी जो है पाई जाती है क्या? सेल वॉल। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है, सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है? तो प्लांट्स में फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गाई और आर्काई। क्लियर है? और आर्काई जरूरी नहीं है सारे आर्काइस में हो, सम आर्काइस में होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया वैसे। तो ये चार तो याद एटलीस्ट रखना ही रखना है। क्लियर है? चलो, अब अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं ना, तो अलग अलग मटेरियल से यार सेल वॉल बनती है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। जैसे अगर बात की जाए कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के बाहर जो सेल वॉल होती है ना, उसे हम बोल देते हैं बैक्टीरियल सेल। तो ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकैन की। क्लियर है? देन इसी तरीके से आपका हो जाता है प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल किसकी बनी होती है? तो प्लांट सेल बनी होती है सेल्यूलोज की। ये क्वेश्चन तो मतलब भर भर के पूछा गया है। ठीक है, आई होप ये अब ये तो सबको आता भी होगा। क्लियर है? ये सबको आता है ना? फटाफट से बोलो हाँ। ठीक है, फिर आपका होता है फंजाई की सेल। ठीक है, फंजाई की जो सेल होती है, यानी कि फंजाई के आसपास जो सेल वॉल बनी होती है, वो बनी होती है आपकी ग्लूकोसेमाइन। ठीक है, किसकी होती है? ग्लूकोसेमाइन पॉलीमर की। क्लियर है? ये हो गया ग्लूकोसेमाइन। फिर मैंने आपको फोर्थ क्या बताया था? फोर्थ नंबर पे होता है एल्गी। ठीक है, तो एल्गी की जो सेल होती है ना, वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है ग्लूकोप्रोटीन की। ठीक है, किसकी बनी होती है? ग्लूकोप्रोटीन की। तो बात क्या है कि ये ग्लूकोप्रोटीन की होती है, ये ग्लूकोएमाइन की होती है। ठीक है, ग्लूकोसेमाइन की। तो ये चीज़ हो गई, इसको आप थोड़ा सा याद रखना। बाकी प्लांट सेल बहुत बार पूछा गया है, बैक्टीरिया भी दो बार, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं अभी तक, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकैन। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। अब ये जो सेल वॉल होती है ना, ये सेल वॉल बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम बात करते हैं ना सेल वॉल के स्ट्रक्चर की, ठीक है, क्या होता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर? अब जैसे ये पूरी आपकी सेल है, बाहर आपके क्या है? सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल तीन आपकी बेसिक लेयर होती हैं इसकी। पहली लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, पहली लेयर कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर। फिर आती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, क्या आती है? सेकेंडरी सेल वॉल आती है। देन थर्ड नंबर पे आपकी आ जाती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल। अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर की सेल वॉल होती है, इसको एक नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको? मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं इसको? मिडिल
लैमेला बोलते हैं। फिर आपका जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये आपकी बेसिकली ये इसको कोई अलग नाम नहीं है खास, बस ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है, बीच में होती है, ठीक है, और इसमें दो तीन सेल सेल वॉल जो है इसमें चिपक के बन जाती है ये, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आपका ये सिंगल लेयर्ड रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है आपका, सिंगल लेयर्ड रहता है, और ये आपका दो तीन लेयर्ड रहता है, ठीक है, बस ये चीज़ है। बाकी ये नाम पूछा जाता है, आउटर मोस्ट जो सेल वॉल होती है उसका नाम क्या है, मिडिल लैमेला है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे ही हम फोकस रखेंगे। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेल वॉल जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी अब हम आते हैं यार, सेल वॉल को आपने देख लिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अब जो प्रोटोजोआ है और जो एनिमल सेल है, अब उनमें क्या प्रेजेंट होगा अगर सेल वॉल नहीं है, तो उनमें प्रेजेंट होती है, हम 1B की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और ये आपकी एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल वॉल आपका प्लांट सेल में होती है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है। प्लांट सेल में क्या होता है, ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि पहले सेल वॉल की 3 लेयर होंगी जो मैंने ऊपर बताई, उसके बाद आपकी सेल मेम्ब्रेन आएगी। लेकिन एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। कैसी होती है ये आपकी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके कई सारे फंक्शन होते हैं। ये क्या होती है आपकी, एक तो ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी सपोर्ट करती है, ठीक है। क्या करती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी, परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि जैसे आपका जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे हमारी एनिमल सेल है उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना, तो अब उसे अगर ये बाहर निकालना होगा तो ये आराम से इसको बाहर निकाल देगी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस प्रोसेस को, जो बाहर आपका प्रोटीन वगैरह निकाला जाता है या फिर बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अब मैं आपको थोड़ा सा चलो समझा ही देता हूँ। एक्चुअली में दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है एक्सोसाइटोसिस। क्या होती है भाई, एक होती है एक्सोसाइटोसिस, एक होती है आपकी एंडोसाइटोसिस, ठीक। देखो अब एक्सोसाइटोसिस को आपका जो है एक नाम से और बोला जाता है, इसे बोलते हैं सेल वोमिट, समझ रहे हो। यानी कि सेल क्या कर रही है, जैसे लेटस से ये कोई सेल है, ये सेल के अंदर यहाँ पे क्या है आपका, साइटोसोल वगैरह है, और ये आपका सपोज करो क्या है, कुछ सेल का सिक्रीशन है, ठीक है। ये क्या है, सेल का सिक्रीशन है, एक्स्ट्रा हो गया ये सेल के अंदर, अब सेल को ये बाहर निकालना है। तो अब ये बाहर निकालने के लिए क्या करेगा, ये जाएगा बिल्कुल सेल, ये जो है ये है आपकी प्लाज्मा ए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा बोल दो या फिर ये आपकी क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब क्या करेगा, ये दूसरी स्टेज में जो सेल का सिक्रीशन है ना, ये यहाँ से होकर के फिर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा और फिर क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ये थोड़ी हल्की सी खुल जाएगी, और ये जो आपका सेल सिक्रीजन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा अगले स्टेप में, ये जो सेल सिक्रीजन है ये पूरा आपका बाहर निकल जाएगा, जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट था या फिर सेल को नहीं चाहिए वो बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं अगले वाले पे। फिर अब आती है आपकी एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस में इसका रिवर्स होता है। एक्सो में हमने क्या किया, जो हमारा एक्स्ट्रा था या फिर जो सेल सिक्रीजन था वो निकाल दिया, लेकिन एंडो में क्या होता है, सेल को सपोज करो किसी चीज की जरूरत है, ठीक है। अब सेल वॉल में क्या होता है, ये चीजें नहीं हो पाती। सेल वॉल मैंने क्या बताया, रिजिड होती है। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड, यानी कि काफी सॉलिड होती है, तो वो ऐसे ओपन नहीं हो पाएगी। उसमें परमिएबिलिटी का जो है ऑप्शन नहीं रहता कि भाई बाहर निकाल दो अंदर ले लो, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा इसमें एंडोसाइटोसिस में, ये भी एक्चुअली अगर हम इसे और देखें तो एंडोसाइटोसिस दो तीन टाइप का होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। क्या है, फैगोसाइटोसिस। और ये जो है आपका पार्ट है किसका, एंडोसाइटोसिस का ही, एंडोसाइटोसिस का ही पार्ट है। और ये किस में पाया जाता है, आपका अमीबा में होता है। जैसे अमीबा जो है अपना खाना कैसे लेता है, तो जैसे ये अमीबा है, ठीक है, इसके आसपास यहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिला और ये क्या करेगा, अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी ओपन हो जाएगी ऐसे, ठीक है। क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी ओपन होगी, इसके आसपास जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा यहाँ पे, और फिर इससे ये अपना जो है इसको एनर्जी वगैरह यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, ठीक है। उसको बोलते थे सेल वॉमिटिंग, इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी किस में पाई जाती है, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रोटोजोआ है, क्लियर है। और फिर आपका अमीबा हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिनमें ये पाई जाती है।
तो ये आपको क्लैरिफाइड हो गया। तो यही काम होता है कि भाई सेल मेम्ब्रेन आपका इन सब चीज़ों में यूज़ होती है। अब आपको समझ आया होगा कि सर ये सेल मेम्ब्रेन क्यों अलग हमें देखनी पड़ रही है, और सेल मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना? अब देखो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर ये बनी होती है आपकी प्रोटीन की। नोट डाउन कर लो इसको, प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक है? प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, और आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं छोटे वाले, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। अब याद आ रहा है, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते टाइम आपका क्वेश्चन जहाँ पे बना था शुगर वाला, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो बस इसी से मिलकर के आपकी क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हमें बस सीधा का सीधा डेफिनेशंस पढ़नी है कुछ, जैसे जो आपका मैंने ये समझाया था ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये जो अब मैंने आपको साइटोप्लाज्म के अंदर वाली चीज़ें बताई थी, हमें बस इन 7-8 की यहाँ पे डेफिनेशन समझनी है। किसने इसको खोजा? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्रोटोप्ला आपका ये क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह हो गए, इनके बारे में थोड़ा समझेंगे, फंक्शंस वगैरह देखेंगे। बस आपके इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक क्लास में आपका ये फिनिश करेंगे पूरा, देन आपका ये सेल वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आज का सेशन, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सेशन को आज के यहीं पे एंड करते हैं, और एक क्लास में जितना भी पढ़ाया जाए उसको फिनिश करना है। यानी कि आपने अगर ये क्लास हो गई ना आपकी, तो आपको हमेशा के लिए ये पूरा याद हो जाना चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है ना? तो याद करो, अच्छे से पढ़ो ये सब चीज़ें, एंड सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।